नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाले सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि और लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई जो स्टूडेंट है वो उस पाठों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप जो है क्या करेंगे, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे और पाठ को रुचिकर बनाएंगे। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है, तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। पुनर्बलन की बात आई है तो बता दें, पुनर्बलन के जो जन्मदाता हैं सबसे पहले इस शब्द के वो स्किनर माने जाते हैं, लेकिन अगर जनक का नाम आ जाए तो क्लार्क हल को माना जाता है। और सबसे अच्छा जो पुनर्बलन होता है वो आंशिक पुनर्बलन होता है, जो कि धीरे धीरे दिया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षक का विकास परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वो क्या करें, तो वो जो करें वो विकासात्मक कारकों की ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को कैसे पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए तो हमें कक्षा में सामान्य रूप से ही बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए से सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी जो अधिक बुद्धिमान है वो जैसे प्रगति कर सकता है उसे उसी हिसाब से मोटिवेट करेंगे ताकि वो उसी के अनुरूप और अच्छे से अच्छे अपने आप को क्रिएटिविटी थिंकिंग के साथ, एबिलिटी के साथ प्रगति करता रहे। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, पिछड़ा बालक हो, क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी वाला बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, हमारी समाजविधि जो शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बालक को अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो वो स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है वो है शब्दों के अर्थ, कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या संवेदनशीलता को। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता पर, यानी कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए कि कौन सा बालक किस गति से सीख रहा है, कौन से बालक को कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उसी के अनुरूप वो अपनी शिक्षण पद्धति को जो है बदलता रहे। याद रखिएगा, बात आई है व्यक्तिगत भिन्नता की, तो बता दें कि व्यक्तिगत भिन्नता हर किसी प्राणी में पाई जाती है। कोई भी दो बालक जो है या प्राणी आपस में समान नहीं होते, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता की बात सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है, तो 90 से 110 के बीच जो है वो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की IQ होती है। बात आई है बुद्धि लब्धि की, तो बता दें कि बुद्धि की बात 1885 में सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। और जो ये 90 से 110 सामान्य बालक की बात की गई है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो टर्मन ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है, तो ये कथन जो है ये वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का एक गुणनफल है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन की और फिर अपने चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये भी कथन वुडवर्थ का है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है कि इस समय मनोविज्ञान किस रूप में है, तो इस समय जो मनोविज्ञान
विज्ञान है वो व्यवहार में चल रहा है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो जेबी वाटसन माने जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है? तो वो है सामाजिकरण। बालक समाज में ही रहकर विभिन्न प्रकार के जो है व्यवहारिकता से परिपूर्ण बातें, नैतिकता, मूल्यों, अधिज्ञान, अर्जन को, ज्ञान को सीखता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो विकास है वो जन्म से विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। विकास की जो 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया था वो जीन पियाजे ने किया था और खुद अपने ही बालकों पर किए थे, और ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे यानी कि स्विट्जरलैंड के थे, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, यानी कि बाल केंद्रित में हमें कोई भी कार्य करना है वो बच्चों के अनुरूप ही करना है, बच्चों को केंद्र में मानकर करना है, जो भी करना है वो सिर्फ बच्चे के लिए करना है, याद रखिएगा। बाल केंद्रित की अगर शिक्षा की बात आ जाए तो सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो जॉन डीवी और गिजू भाई बधेका का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं वालों बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता है, तो ये कथन जो है वो महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान, ये लेव वाइगोत्स्की का है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक नियम के जन्मदाता माने जाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछ लिया जाए तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम याद रखिएगा, जो कि कनाडा के एक महान मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये विस्थापन कर रहे हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हमें हर प्रकार के हर वर्ग के बालकों को समावेश करके पढ़ाना है। समावेशी जो बना है वो समावेश से बना है, याद रखिएगा। सभी तरह के वर्ग के बालकों को इकट्ठा करके एक ही धारा में डालकर शिक्षा देना, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू जो है बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस नियम का उदाहरण है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ए ऑप्शन। अब बात आई है शास्त्रीय अनुबंधन की, तो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि इयान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दी गई थी। और पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, और ये स्वाभाविक और अस्वाभाविक क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करनी चाहिए? तो मान लीजिए आप एक अच्छे टीचर हैं, बेस्ट एजुकेटर हैं, तो आपको अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी। जब आप अधिगम के लिए वातावरण माहौल तैयार करेंगे तभी बालक जो है अच्छे से थिंकिंग एबिलिटीज और ज्ञान को सीख पाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं और बालक ने एक प्रश्न कर दिया जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसे जो है हम जो है उसका उत्तर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बाहर से पूछ रहा है, तो उसका उत्तर हम क्लास के बाद देंगे, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर जो लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है वो है लेखन में स्पष्टता। जब लेखन में स्पष्टता होगी तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी जो है शिक्षण से संबंधित हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो जो अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे
प्रभावशाली उपाय है वो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब हम शिक्षण प्रक्रिया को अपनी इतनी अच्छी बनाएंगे, इतना रोचक बनाएंगे कि तो बालक अनुशासनहीनता कर ही नहीं पाएगा, वो उसका जो माइंड है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ही लगा रहेगा। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कभी कभी हो जाता है कि टीचर से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट को ज्ञान होता है किसी टॉपिक पे, और स्टूडेंट कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर उस समय एजुकेटर के माइंड में नहीं होता, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो जो शिक्षक है उसको तुरंत कहना चाहिए कि भाई हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और आपको अगले दिन बताएंगे, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक को सीधे कह देना चाहिए कि सही उत्तर जो है बाद में समझकर मैं बताऊंगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं करने दें, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों से कड़ाई से पेश आएँ, कड़ाई से व्यवहार करें, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, तो आप क्या करेंगे? अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए हम विद्यार्थियों को जो है वो कड़ाई से व्यवहार भी करेंगे और कुछ समस्या हल करने के लिए देंगे। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे, हम उसके विचारों को सुनेंगे, आखिर वो हमें क्यों रोज का रोज परेशान कर रहा है, उसकी कुछ बातें होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जब हम उनको उससे सुनेंगे, उनको समझेंगे, उसका निदान और उपचार करेंगे, तो वो ऐसा करना छोड़ देगा। इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाले सीटेट सुपर टेट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो दिए जा रहे अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को कई ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जुड़ें और वीडियो का आनंद लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।